जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं जीके। और जीके में आज हमारा कौन सा डे है भाई? आज हम लोग देखने वाले हैं तारीख जो है 6 है। फिर जो है हम लोग क्या देखेंगे कि भाई अगर डेट क्या है 6 है तो फिर उसी के बेस पे हमारी क्लास भी कौन सी रहेगी। तो डे 6 है और क्लास हमारी 6वीं है। ठीक है, तो क्लास मतलब ऐसा नहीं कि क्लास 6 में कोई पढ़ने वाला है। तो इसमें हमको क्या देखना है? हमको देखना है जीके जीएस। और जीके जीएस के ये जितने भी क्वेश्चन हैं अब आपको मिलेंगे तो ये चैप्टर मतलब कि एक तरीके से सब्जेक्ट वाइज मिल रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज कवर करने का क्या रीजन था? ताकि आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर अभी बताई जा सके। थोड़ा सा हमको अभी बताइएगा आप लोग कि किस तरीके से वॉइस और बाकी सारी चीजें, अगर आप लोगों को ये सब कुछ सही दिख रहा हो तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। और अगर ऐसे ही आप लोगों को सारी चीजें सही दिखेंगी तो फिर इसी तरीके से आप लोगों को मिलता रहेगा। और अगर इसमें और भी कुछ चीजें सुधार करनी होगी तो भैया हमको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ताकि हम उसे भी सही कर सकें और आप लोगों के लिए और भी इंटरेक्टिव चीजें लाई जा सके। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की क्लास आप लोगों ने देख लिया होगा। अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं? जीके जीएस के क्वेश्चन देख रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चन आज हैं। ठीक है, इसमें आज आप लोगों को सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ नंबरिंग पे मत जाइएगा, काउंट करके देख लीजिएगा। लगभग जो है 19-20 क्वेश्चन के आसपास हैं। ठीक है, ये नंबरिंग पे आप नहीं जाएंगे। तो चलिए भाई, पॉलिटी में हमने क्या यहाँ पे कवर करना शुरू किया है। तो पॉलिटी में हम अभी जो कवर कर रहे हैं वो क्या है? तो हमको कवर करना है यहाँ पर, ये हम कवर कर रहे हैं हिस्टोरिकल अंडरपेनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि उसी को हम लोग अभी सिलेबस में पढ़ के आए हैं। ठीक है, वही चीजें अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वाइज कवर करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है कि भाई 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको हम सबसे पहले बताएं तो ये क्या था? तो एक तरीके से नियंत्रित कानून था, यानी नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। किसको? तो एक कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया एक कानून था। ठीक है, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, किस कंपनी को? तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक पहला कदम था। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें तो एक ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करना, क्या ये उद्देश्य था? ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करना, क्या ये उद्देश्य था? भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, या फिर ब्रिटिश नागरिकों के लिए शिक्षा प्रदान करना, इसमें से कौन सा उद्देश्य था? तो भाई इसमें से एकदम सिंपल सा उद्देश्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में क्या करना है? उनको नियंत्रित करने का काम किया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हम इस पे इसलिए आगे बातें नहीं करें क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। तो सब कुछ कॉन्सेप्ट आपका जो है एक ही क्लास में अभी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए नंबरिंग पे मत जाएगा क्योंकि ये सेटअप यहाँ पे जो हमने किया है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन, अगर नंबरिंग की बात है तो हम दूसरा क्वेश्चन ही देख लेते हैं, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और ये दूसरा क्वेश्चन, तो इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज हो जा रहा है बार बार, यहाँ से हम कर देते हैं सही। ठीक है, तो यहाँ पे अब दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? दूसरा क्वेश्चन है कि 1773 यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो देखिए यहाँ पे बंगाल में पहले थे केवल कौन थे? तो गवर्नर थे, केवल गवर्नर थे। और इनको क्या बना दिया गया? यहाँ पे अब इनको नाम दे दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इनको गवर्नर से क्या बना दिया गया है? गवर्नर जनरल इनको बना दिया गया है। और वो कौन व्यक्ति हैं? तो व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग उनका नाम था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग उनका नाम है। तो वारेन हेस्टिंग ये बनाए गए हैं गवर्नर जनरल। ठीक, और इन्हीं के अधीन, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किसको किसको रखा गया है? तो रखा गया है बॉम्बे के गवर्नर जनरल को और साथ में मद्रास के गवर्नर जनरल को। तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया, इनके नियंत्रण क्षेत्र में रखा गया है। ठीक, आगे बढ़े क्या? आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो आगे हमको क्या मिलेगा? आगे मिलेगा ये, बार बार इसका बैकग्राउंड चेंज हो जा रहा है अभी। हाँ
हमने जो सोचा कि आज इस बैकग्राउंड को रखते हैं तो फिर बार बार चेंज हो रहा है। चलिए कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, हम भी तो टाइम लेके आ जाए हैं। आज सही टाइम पे है, आज लंबी क्लास खिंच जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन थोड़ी लेना है, आज तो लंबी क्लास हो जाएगी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के परिषद में कितने लोग थे? देखिए 4 लोग थे भाई, 4 लोगों की परिषद थी। सदस्य परिषद कितनी थी? तो 4 लोग थी, 4 लोग इसमें थे, ठीक है, 4 लोग इसमें थे। पहले गवर्नर जनरल बने कौन? अभी हमने देखा वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग तो बन गए थे। एक क्या थे? तो एक गवर्नर जनरल थे। इनकी सहायता के लिए 4 लोगों की एक कमेटी तैयार की गई थी, 4 लोगों की परिषद थी। वो कौन कौन से लोग थे? तो बारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस, मॉनसन। ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं कहीं, ये पूछा कहा जाएगा तो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में थोड़े से डीप लेवल में जब आप पढ़ेंगे ना, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस का देना होगा, कांस्टेबल कांस्टेबल में जल्दी नहीं देता है, बहुत ज्यादा इतना डीप में नहीं जाएगा, बट अगर ठीक है देता है तो फिर हमने तो सब कुछ कवर कर लिया है, हमसे क्या छूटने वाला है? कुछ नहीं कवर, मतलब कुछ नहीं छूटेगा, ऐसा नहीं सोचना है कुछ नहीं कवर होगा, सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है? बारवेल थे, ठीक, बारवेल, क्लेवरिंग, बारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस मॉनसन, फ्रांसिस मॉनसन, ये इसमें सभी लोग थे जो सदस्य के रूप में, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहां से मिलेगा हमको, हमने इस क्वेश्चन को अभी नहीं डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई, और एक की गई थी कहाँ? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में चीफ जस्टिस बने थे, ठीक है, चीफ जस्टिस जो बने यहाँ पहले चीफ जस्टिस, तो कौन बने थे पहले चीफ जस्टिस? यहाँ बने थे एलिज इम्फे, ठीक है, एलिज इम्फे, इनको एलिज कहिए आप, कोई दिक्कत नहीं, एलिज इम्फे यहाँ के पहले चीफ जस्टिस बने थे। पहले मुख्य न्यायाधीश थे कौन? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिज इम्फे। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट बना, और ये बना कहाँ? कलकत्ता में। बात समझ में आई क्या? 1700, और इसमें 3 लोग यहाँ पे अन्य न्यायाधीश भी थे, ठीक, 3 और अन्य न्यायाधीश भी थे, ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो अगला क्वेश्चन हमने देख लिया, वारेन हेस्टिंग तो हमने देख ही लिया, यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया हमने, साथ में हमको अब क्या देखना है? तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पीपीटी तैयार कर दिया था हमने, सारी चीजें हैं, बट इसमें ना पीपीटी में थोड़ा सा ऊपर, अभी ऊपर नीचे इसमें हो गया है ऐसा, अब आगे से इसको भी सही कर देंगे, हर बार एक ना एक तो लगा ही रहता है, तो ऐसी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें हम कवर करेंगे। आपके लिए याद रखना है कि जीवन में कभी सब कुछ सही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा, तो ऐसा टेंशन थोड़ी लेना है कि आज ये नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, सब करेंगे, करते जाएंगे सारी चीजें सही होती चली जाएंगी, ठीक है अपने आप। तो इसमें अब क्या देखना है? इसमें हमको देखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये भारत में किस प्रकार के शासन की नींव रखता है, यानी कौन से शासन की नींव रखता है? तो भाई केंद्रीय शासन। कौन सा शासन? केंद्रीय शासन की नींव रखता है, केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन कैसे? क्योंकि जो कलकत्ता में, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में जो बने हैं गवर्नर जनरल, तो जो गवर्नर जनरल बने हैं इनके अधीन रखा गया है बॉम्बे के गवर्नर जनरल को और मद्रास के गवर्नर जनरल को, तो इनके अधीन रखा गया है। तो अधीन रखने का मतलब है एक जगह शक्तियों का क्या हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब केंद्रीकरण हो रहा है, जिसमें हम क्या कहेंगे कि पहली बार केंद्रीकरण की नींव रखी गई है कहाँ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बात समझ में आई? चलिए आगे हम देखते हैं। तो आगे हमने क्या देखना है?
हमको आगे देखना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में हमको समझना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन हुआ था। ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया है, मतलब आज ही के क्लास में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। क्या बना था, उच्चतम न्यायालय, यानी क्या बना है, तो एक बना है 1774 में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बना है, उच्चतम न्यायालय कहें, सर्वोच्च न्यायालय कहें, ये कहाँ बना है, कलकत्ता में बना है, ये आप बताएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ए रहा और ए रहा अगला क्वेश्चन, तो ए भी है। और सबका कैसे हम केवल इतनी बातें नहीं समझ में आ रही, किसका तो अभी हम लोग चेंज कर दिए हैं, तो सब जगह हो जाना चाहिए। ये हाफ का है, चेंज हो रहा है, चलो ठीक। हर बार हम बैकग्राउंड इसका वही रहने देते हैं और अभी अब चेंज नहीं करेंगे, अब इसी पे पढ़ाते हैं, फिर बाद में इसको चेंज करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों के लिए कौन सा नियम बनाया गया था, कौन सा नियम बनाया गया, व्यापार आप नहीं करेंगे, कौन सा व्यापार, निजी व्यापार, ठीक है, रिश्वत आप नहीं लेंगे। ये लोग रिश्वत कैसे लेते थे ना, जाके दुकानदार से बोलते थे कि देखिए जो सामान 80 रुपए का मिल रहा है हमको दे दो 90 का, और 90 का देके जो 10 रुपया तुमको एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, इसका हमको अलग से बांध के एक अलग पोतली में दे दो, उसको हम लेके जाएंगे अपने घर, तो कंपनी तो चलेगी घाटे में। इसीलिए अब कंपनी क्या करेगी 1773 में, कहेगी कि निजी व्यापार कर सकते थे, क्या ये बात बताई क्या, तो निजी व्यापार पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। वे भारतीय राजाओं से उपहार ले सकते थे, जी बिल्कुल नहीं, निजी व्यापार करने और उपहार लेने पे प्रतिबंध लगाया गया। तो निजी व्यापार और उपहार लेने पे क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि आज से तुम लोग किसी से ना तो व्यापार लोगे। और बताइए इतने चालाक थे, व्यापार करने जाते थे तो क्या कहते थे, दुकानदार हमसे बड़ा खुश हो गया और इसीलिए हमको क्या दे दिया, ये उपहार दिया है, तो जो ठग के लेके आते थे उसको उपहार का नाम दे देते थे और इसीलिए कहते थे हमको गिफ्ट मिला है, तो इस तरीके से गिफ्ट का नाम दे के और फिर अपना लेके गायब हो जाते थे। इसीलिए कहा गया कि ठीक है आगे से अब क्या होगा, आगे से निजी जो भी व्यापार होगा तुम्हारा खुद का, और जो उपहार बार बार पाते हो ना, ये उपहार तुम्हारा बंद हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा अगला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सब 1773 से क्यों अभी दिख रहा है, क्योंकि यही तो हमने अभी डिस्कस किया है, इसी के बारे में मिलेगा। ऐसे ही एक टॉपिक पे जितने क्वेश्चन होते हैं सब कुछ कवर कर दिए जाएंगे। 1773 में पारित होने वाला तत्कालीन कारण क्या था, यानी कि जो 1773 में पारित हुआ इसके पीछे का क्या रीजन था, क्या रीजन था इसको पारित करने का, तो क्योंकि कंपनी वित्तीय स्थिति में गिरावट आ गई थी, यानी कंपनी का जो पैसा था ना ये पूरी तरह से डूब गया था, ये सब व्यापारी लोग अधिकारी लोग सब डुबा दिए थे, इसीलिए ये जो है कहाँ चली गई थी, तो भाई घाटे में चली गई थी, इसीलिए ये लाया गया था। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन, और शायद 1773 का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आएंगे 1784, ठीक है, ये शायद इसका लास्ट क्वेश्चन हो, हमें ऐसी उम्मीद है क्योंकि ये 10वें नंबर का दिखा रहा है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के समय कौन थे वहां के प्रधानमंत्री, तो लॉर्ड नाथ थे, अरे इनको लॉर्ड चलिए अच्छा बोल देते हैं, लॉर्ड नाथ, ठीक है, ये लॉर्ड नाथ जो थे यही क्या थे, यही यहाँ के प्रधानमंत्री थे उस समय में, किस समय में, जब 1773 का कानून आया था। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से पिट्स इंडिया एक्ट का स्टार्ट होगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट में अब हमको देखना है, और पिट्स इंडिया एक्ट के भी हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, और क्या है क्वेश्चन कि पिट्स इंडिया एक्ट आया कब था, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया है, अभी हमने आपको बताया, नाम से ही हमको पता चल गया कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया है, 1774 का पिट्स इंडिया, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहते भी हैं, तो 1784 में ही आएगा, ठीक है, 1784 में पारित किया गया था। अभी 1784 में पारित किया गया था, इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते थे, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री जो थे वो पिट्स थे, ठीक है,
विलियम पिट्स से इनको नाम दिया जाता है। तो विलियम पिट्स इस समय प्रधानमंत्री थे, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इसी में आएगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बाकी सारे क्वेश्चन में। तो पहले ही सब बता देंगे तो फिर बाकी क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है, फटाफट आप मारते चले जाएंगे उनको। तो थोड़ा सा रुक जाइए, ये सब क्वेश्चन हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं ना क्या छूटा है क्या और फिर क्या पूरा हो गया। तो ये तो 1873 का, और ये 1793, ये 1773। तो इनमें से पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहते हैं। ये क्या था एक तरीके से, तो इस समय ये निजी व्यापार और ये सब चीजें, ये रेगुलेटिंग एक्ट, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ तो भाई ये रहा अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट का क्या मुख्य उद्देश्य था, क्यों इसको लाया गया। तो इसको इसलिए लाया गया ना कि जब 1773 की जो बातें हुई थी, वो बातें लगा कि अभी पूरा नहीं हो सकता, उसमें कुछ कमी रह गई है। तो जो कमी रह गई थी, जो भी कमी उसमें रह गई थी, बाकी रह गई थी, तो उन्हीं कमियों को दूर किया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को कम करना, ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना, भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना, ऐसा कुछ थोड़ी करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की थोड़ी और शक्ति को क्या कर देंगे, धीरे धीरे अभी कम करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं ठीक है, इसी को नाम दे देते हैं, क्या जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी किन मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन रख देती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इस चीज समझना है। तो 1784 में दो चीजें बनती हैं, एक बनता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बनता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, ये क्या करेगा, तो ये पूरी तरह से कौन से मामले देखेगा, तो ये पूरी तरह से जो व्यापार का मामला है, ठीक है, ये व्यापार का मामला ये देखेगा, और ये क्या देखेगा, तो ये राजनीतिक मामला देखेगा, ठीक है। तो राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे लाया गया। और जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, तो ये क्यों लाया गया था, ये लाया गया था यहाँ पर राजनीतिक मामले के लिए लाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो व्यापार के लिए है ये लाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से लाया गया था। तो ये दो चीजें हमको कहाँ देखने को मिलती है, ये दो चीजें हमको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में देखने को मिलती हैं। इसी को हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे थी, और ये इसीलिए थी कि राजनीतिक मामले के लिए हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही अगर बात करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, तो ये किसके लिए था, ये व्यापारिक मामले के लिए था। इसी को नाम दिया जाता है द्वैध शासन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन भी कहा जाता है। इसी को नाम दिया जाता है द्वैध शासन व्यवस्था, ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो चलिए, एक इसके लिए है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है राजनीतिक और सैन्य मामले के लिए, ठीक है, राजनीतिक और सैन्य मामले के लिए है। तो एक हो गई यहाँ पे। आगे अगर हम बात करें, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ये तो हो गया जी, ये है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी किन मामलों को, ये भी तो हो गया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है 3 नंबर का। चलिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, तो फिर एक क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कितने सदस्य थे और उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए जो बनाया गया था, राजनीतिक मामले के लिए जो बनाया गया है, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, इस पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुल कितने लोग थे, ठीक ना, यानी कि कितने सदस्य यहाँ पे रहेंगे, ये चीज हमको समझना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सदस्यों की संख्या यहाँ पे हो गई है, अभी तो 4 से 3, तो यहाँ पे रहनी चाहिए इनकी संख्या सदस्यों की 8, सदस्यों की संख्या, ठीक।
आगे अगर हम देखें तो ए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी किन मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन रखती है, यही कितनी बार रिपीट है जी, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट है। पिट्स इंडिया एक्ट किस प्रणाली की स्थापना करती है, तो द्वैध शासन, ये चीज तो अभी हमने समझ लिया। द्वैध शासन इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन प्रणाली, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों इसी के तहत आते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पारित होने के समय कौन इस समय मतलब वहां के प्रधानमंत्री थे, तो हमने बता दिया भाई, इनके नाम में ही दिख रहा है, विलियम पिट द यंगर, तो ये विलियम पिट्स जो है यहाँ के प्रधानमंत्री थे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और ये अगला क्वेश्चन है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मुख्य कार्य क्या था, ये कैसे कट गया है इधर, एक मिनट रुकेंगे, यहाँ तक दिख रहा है बट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट गवर्नर जनरल की शक्तियों को कैसे प्रभावित किया, तो गवर्नर जनरल की शक्तियों को क्या करता है, गवर्नर जनरल की जो शक्तियां रहती हैं, ठीक है, जो गवर्नर जनरल की शक्तियां थी, इनको क्या करता है, तो इनको कम कर देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो चीजें बना दिया है, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो दो चीजें बना के उनकी शक्तियों को कम कर देता है। आगे अगर बात करें तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन के लिए क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया, तो इसने क्या किया है, कंपनी के एकाधिकार को तो अभी समाप्त किया नहीं है, ठीक है, एकाधिकार तो पहले से स्थापित ही था। स्थानीय शासकों को अधिकार दिया, संसदीय हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया, संसदीय हस्तक्षेप को कम किया। तो ये क्या करता है, तो स्थानीय शासकों को कुछ अधिकार, ऐसा चीज भारत में ब्रिटिश शासन के लिए क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाया, तो इसमें अगर हम देखना चाहेंगे तो स्थानीय शासकों के लिए कुछ थोड़ी बहुत बातें वहां पे बताई जाती हैं, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन है इसका, पिट्स इंडिया एक्ट का, और पिट्स इंडिया एक्ट के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कंपनी की स्वतंत्रता बढ़ी, कंपनी ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई, कंपनी का विघटन हो गया, कंपनी शासकों के साथ थोड़े से गठबंधन किए, कुछ कार्य यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ तक हमको समझना था, बाकी हम इसका अभी जो कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास है वो चीज हम कवर कर दिए हैं, तो उसमें भी आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी, तो वहां से आप कॉन्सेप्ट अपने मजबूत कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और कल जो क्लास है उसके लिए आप रेडी रहेंगे, तो चलिए फिर।